डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर कुछ एक्सप्लेन वाई कारण समझाइए या व्याख्या कीजिए के क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे, डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हीलियम के जो मॉलिक्यूल अगर हम उसके बारे में कंसीडर करें तो प्राय ये कहा जाता है कि ये द्विपरमाणु अणु नहीं बनाता है, जबकि हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणु बना लेता है। इसका कारण क्या है, समझाइए। या ये पूछा जाता है कि हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक गैस है, एक परमाणु गैस है, ऐसा क्यों है, रीज़न बताइए। MOT के आधार पर यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर। जैसा कि हम जानते ही हैं कि आणविक कक्षक के सिद्धांत के अंदर सबसे पहले देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो हीलियम है वो उसका परमाणु क्रमांक क्या है। हीलियम का जैसा कि आप जानते ही हैं कि परमाणु क्रमांक इसका 2 है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 1s2 है। अब जब 1s2 होगा तो दो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर रहेंगे। अब जब अगर हम 2 हीलियम ले लेंगे तो जैसे कि एक यहाँ पर हमने हीलियम A लिया है, दूसरा यहाँ पर हमने हीलियम B लिया है, तो दोनों के अंदर अगर इनके हम परमाणु कक्षक देखें 1s देखें तो इसके अंदर दोनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के अंदर डायग्राम में कि दोनों जगह दो दो इलेक्ट्रॉन हमने 1s के अंदर रख दिए। ये हीलियम B जो सेकेंड एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर उसका हमने 1s ऑर्बिटल बनाया है, और यहाँ पर हमने जो हीलियम A है मॉलिक्यूल उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यहाँ पर 1s का कर दिया। अगर हमने ये मान भी लिया कि अगर इनके जो कक्षक हैं वो दो कक्षक, क्योंकि जैसा कि हम जानते ही हैं इस सिद्धांत के आधार पर कि जितने उसके अंदर कक्षक भाग लेते हैं उतने ही उसके बंदी या विपरीत बंदी कक्षक बनते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि दो कक्षक जब भाग ले रहे हैं तो एक तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और दूसरा जो है वो यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हम कह सकते हैं, ये विपरीत बंदी कक्षक है वो बनेगा। तो उस स्थिति के अंदर हम ये देख सकते हैं कि अब टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 हैं, और 4 हैं तो 2 जो है वो तो बॉन्डिंग के अंदर फिल हो जाएंगे इस प्रकार से सिग्मा 1s के अंदर, और जो बाकी के जो 2 हैं वो जो एंटी बॉन्डिंग है यानी कि विपरीत बंदी कक्षक है उसके अंदर ये बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है ये तो स्थायीकरण की कितना स्थायी हो गया कि इतनी एनर्जी से ये स्थायी हो गया, और अगर हम ऊपर वाले भाग की ओर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये है एरिया वो उसके डिस्टेबलाइजेशन यानी कि अस्थायीकरण को बताता है। क्योंकि उसका रीज़न क्या हुआ कि विपरीत बंदी जो आणविक कक्षक होते हैं वो कंपैरेटिवली हायर एनर्जी के होते हैं, और जो लोअर वाले जो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लोअर के होते हैं। इस प्रकार दोनों के ही अंदर अब हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कैसे करेंगे कि 2 इसमें सिग्मा 1s के अंदर जाएंगे और 2 जो है वो सिग्मा 1s स्टार के अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा स्टार 1s के अंदर जाएंगे, मतलब कि 2 तो जो चले गए वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर गए और 2 जो है वो बॉन्डिंग के अंदर चले गए यानी कि विपरीत बंदी कक्षक के अंदर चले गए। तो इस प्रकार जितना इसके अंदर स्थायीकरण हुआ उतना कि उतना इसमें अस्थायीकरण हुआ अगर हम डायग्राम को देखें तो, और इस प्रकार से ये आपस में बैलेंस हो जाता है और अणु के बनने की संभावना जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम इसके आधार पर नहीं कहते, हम ये बताते हैं इसके अंदर कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है कि जो भी बॉन्डिंग इसके जो भी इसमें कक्षक जो है, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जो भी कक्षक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें से यदि हम विपरीत बंदी जो कक्षक है यानी कि एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जितने भी इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उन दोनों को माइनस कर दें और फिर माइनस करने के बाद में उसको 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो बॉन्ड ऑर्डर के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसमें 2 हो गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने 2 लिख दिया, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो गए, 2 हो गए। विपरीत बंदी कक्षक और बंदी कक्षकों के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 2 हैं, जैसा कि आपने अभी देखा था डायग्राम के अंदर 2
सिग्मा 1s के अंदर गए थे और 2 जो है वो सिग्मा स्टार 1s के अंदर गए थे। तो इस प्रकार 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 आया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2 हीलियम के मध्य में कभी भी बंध नहीं बनेगा, और जब बंध नहीं बनेगा तो द्विपरमाणुीय अणु का निर्माण ही नहीं हो सकता। या हम ये कह सकते हैं कि हीलियम जो है वो एक परमाणुीय गैस के रूप में ही रहती है, एग्जिस्ट करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हाइड्रोजन फिर कैसे करता है। तो हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो 1 है। 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1s है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने 2 एटम ले लिए, एक HA ले लिया, दूसरा हमने HB ले लिया, तो दूसरा वाला जो HB है उसका भी 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर 2 परमाणुीय कक्षक है तो 2 इसमें आणविक कक्षक बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग है उसके अंदर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है वो तो 2 है, कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं। और एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी 2 भरे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ही 2 है, तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, बंदी कक्षक के अंदर जाएंगे, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे। और एंटी बॉन्डिंग जो है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो उस स्थिति के अंदर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है यानी कि सिग्मा 1s है, इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s के अंदर एम्प्टी है ये, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर होगा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है। और जब बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 के बराबर होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बता भी रखा है, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 1 हो गया। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है यानी कि बंध लंबाई जो है वो इस बंध की हम देखें तो वो आती है 0.74 एंगस्ट्रॉम, और इसकी अगर बंध ऊर्जा हम परिकलित करते हैं तो ये आती है 104 किलो कैलोरी पर मोल, 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो अणु है वो बन सकता है। एक और स्थिति इसके अंदर ये पूछा जाता है कि H2 पॉजिटिव जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि जो इस प्रकार का है ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये डायमैग्नेटिक होगा। इसका क्या रीज़न हो सकता है। अगर H2 आयन की हम बात करते हैं तो H2 आयन का तात्पर्य ये हो गया कि H2 प्लस, जो H2 प्लस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, क्योंकि अगर प्लस साइन आ गया तो इसका मतलब HA अथवा HB, जैसे हमने मान लिया कि HA के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम H2 प्लस की बात करेंगे तो वहाँ पर 1s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही रहेंगे। और अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 - 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 1/2। तो 1/2 का क्या मतलब हो गया कि 0.5, मतलब बंध H2 अणु की तुलना में H2 प्लस में कंपैरेटिवली दुर्बल बंध होगा। उसकी जो बंध लंबाई है वो भी 1.06 एंगस्ट्रॉम होती है, और उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे H ... पॉजिटिव। तो इस प्रकार चूँकि इसके अंदर अब देखिए आप जब हमने H2 पॉजिटिव बोला तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एक ही था। जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किस प्रकार का बनेगा, वो अनुचुंबकीय होगा। लेकिन हाइड्रोजन अणु के अंदर क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर युग्मित अवस्था में हो गए, कोई अयुग्मित यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो है वो डायमैग्नेटिक होगा। और हीलियम जो है हमने समझा ही दिया कि हीलियम जो है उसका बनना संभव नहीं है। अब नेक्स्ट जैसे हम बोरोन की बात करें अगर, तो कि बोरोन के अंदर यूजुअली ये पूछा जाता है कि बोरोन इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कि B2 बोरोन का जो मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि वो अनुचुंबकीय होता है। समझाइए कैसे। अब बोरोन है, बोरोन के अंदर आप जानते हैं कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 1s2 2s2 2p(x1)। तो जब एक एक के अंदर 5-5 इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर जो 1s है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बोले हमने, तो यहाँ पर 1s के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। जब 1s के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और
2s के अंदर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन बोले, तो 2s के अंदर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। और जैसा कि 1s के अंदर 2 बंदी कक्षक बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, दूसरा 2 कक्षक बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे, एक तो बंदी बनेगा, दूसरा विपरीत बंदी बनेगा। इसी प्रकार से 2s के अंदर भी एक बंदी बनेगा, बॉन्डिंग बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2s के अंदर 2 है, और इसी प्रकार दूसरे वाला जो बोरोन है उसके अंदर भी 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 यहाँ पर ऑर्बिटल बन गए, एक बॉन्डिंग बन गया, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बन गया। तो जो बॉन्डिंग है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसी प्रकार जो एंटी बॉन्डिंग है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम चलते हैं 2p की तरफ। 2p के अंदर हमने यहाँ पर कहा कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2px के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। इसी प्रकार जो दूसरा वाला एटम था उसके अंदर भी हमने 2px को एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो अब जो बंध इसके अंदर बन रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो पहला वाला जो है वो तो क्योंकि जो कक्षक हैं उनकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि जो सिग्मा 2px कक्षक है उसकी ऊर्जा दोनों जो पाई कक्षक हैं उसकी तुलना में अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्मा तो ऊपर हो गया और पाई जो है उसकी ऊर्जा जो है वो कम है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में फिल होंगे, जाकर पहले पाई कक्षक के अंदर होंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पाई के अंदर, चूँकि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 थे, तो पाई 2 जैसे हमने अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस प्रकार से कि px py pz या px py pz, तो दोनों जो है वो जो नीचे आ गए हैं ये दोनों तो पाई हैं, और एक जो रिमेनिंग रह गया वो सिग्मा बनाएगा। तो दोनों जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर हम किस प्रकार से परिकलित कर सकते हैं कि हम अगर आउटरमोस्ट की बात कर रहे हैं तो आउटरमोस्ट के अंदर जैसा कि हमने अभी कहा कि 1s2 2s2 2p1 है। तो इस प्रकार 2s के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो बॉन्डिंग के अंदर यहाँ पर 2 तो ये हो गए और 2 जो हैं ये बॉन्डिंग के अंदर है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कितने हो गए, टोटल 4 ले लिए हमने। और इसी प्रकार अगर इसमें से हम एंटी बॉन्डिंग में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनको अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के अंदर कोई उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया -2। तो इस प्रकार से 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट 2/2 और दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो बोरोन जो है उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर बोरोन 2 का जो मॉलिक्यूल है उसके दोनों परमाणुओं के मध्य में एक बंध होगा, और वो बंध कैसा होगा, पाई प्रकार का बंध होगा, क्योंकि जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो किस प्रकार का बंध बनेगा, बोरोन बोरोन के मध्य में पाई का बंध बनेगा। अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो 1.59 एंगस्ट्रॉम होती है, और ऊर्जा का जो मान है वो 69.07 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है इसकी एनर्जी की वैल्यूज़ वगैरह कि 69.07 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। अब आप ये देख सकते हैं इसके विन्यास के अंदर कि यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी होगा तो उसकी जो प्रकृति होगी वो अनुचुंबकीय होगी, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बोरोन 2 जो B2 मॉलिक्यूल है, B2 जो अणु है उसकी जो प्रकृति है वो अनुचुंबकीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ज़्यादातर आता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। समझाइए कैसे कि ऑक्सीजन का जो अणु है वो भी अनुचुंबकीय होता है, कैसे। और फिर इसमें जो डिफरेंट उसके आयन्स हैं, ऑक्सीजन के आयन्स कैसे कैसे बन सकते हैं कि O2 पॉजिटिव बन सकता है, O2 नेगेटिव बन सकता है। तो उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, O2 मॉलिक्यूल के साथ, और इनके जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसके ऊपर भी कई बार एक्सप्लेन बाय के क्वेश्चन आते हैं कि इसके जो आयन्स हैं उनको आप स्टेबिलिटी के ऑर्डर में उनके स्थायित्व के क्रम के अंदर जमाइए। तो अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का जैसा कि आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, 1s2 2s2 2p4। 2p4 के अंदर अगर हम देखें कि 2px जो है उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, 2py के अंदर 1 रखें और 2pz के अंदर भी 1 रख देते हैं, तो इसमें भी सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। लेकिन इसमें
जैसा कि नाइट्रोजन के अंदर होता आया है, हम जानते हैं कि सिग्मा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा सिग्मा पी की हम बात कर रहे हैं कि पी के द्वारा जो सिग्मा बंध बनेगा उसकी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होगी वो पाई के कारण जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा उसकी कक्षकों की तुलना में कम हो जाती है। तो वो जैसा कि हमने कहा था कि नाइट्रोजन के आधार पर ही ऑक्सीजन को भी हम देखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1s2 2s2 2p4 के अंदर हमने एक p ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, बाकी 2 के अंदर हमने एक एक ले लिए हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरा हमने यहाँ पर एटम लिया है तो उसमें भी हमने ऐसे ही किया कि एक p के अंदर हमने 2 लिए हैं इलेक्ट्रॉन और बाकी के अंदर एक एक ले लिए, क्योंकि टोटल इसके अंदर p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इसकी फिलिंग देखते हैं तो 2s2 के अंदर तो आ ही गया। उसके बाद में जैसा कि हमने कहा कि नाइट्रोजन के समान इसमें भी सिग्मा जो बंदी कक्षक है उसकी ऊर्जा पाई की तुलना में कम हो जाती है। तो पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं पी के अंदर, 4 एक के और 4 दूसरे के। तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें सिग्मा में जाएंगे, उसके बाद में एक एक दोनों जो है वो पाई के अंदर जाएंगे, फिर इसके अंदर रिफिलिंग होगी कि एक एक पेयर बन जाएगा क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग के अंदर इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो चुके हैं और बाकी के अब जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पहले पाई के अंदर जो पाई स्टार यानी कि जो पाई के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, विपरीत बंदी जो कक्षक हैं, उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जो सबसे ऊपर जो सिग्मा 2p वाला जो ऑर्बिटल है 2px जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं, तो ये जो है वो यहाँ पर एम्प्टी रह जाएगा। और अब हम ये देख सकते हैं कि अगर इसका हम बॉन्ड ऑर्डर परिकलित करें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम देख लेते हैं। तो बॉन्डिंग में ये 2 हो गए, 2 के बाद में ये 2 + 2 + 2, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके बंदी कक्षक के अंदर उपस्थित हैं। और एंटी बॉन्डिंग में अगर हम परिकलित करें तो 2 यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर हैं, तो टोटल 4 हो गए। तो इस प्रकार एंटी बॉन्डिंग के अंदर टोटल 4 हो गए। तो 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये बराबर 4/2 यानी कि 2 के बराबर इसका बंध क्रम होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन अणु का जो बंध क्रम है, बॉन्ड ऑर्डर है, उसको हमने कैलकुलेट किया है और ये जो है 2 आ गया है। और इन बंध क्रम 2 होगा और जो 2 बंध है उसमें से जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो सिग्मा आ गया यहाँ पर और बाकी जो दूसरा होगा वो पाई होगा और एक सिग्मा और एक पाई बंध होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसका सूत्र कैसा होगा, O2 यानी OOO, एक सिग्मा और एक पाई बनेगा। अगर हम इसमें बंध दूरी देखते हैं तो ये बंध जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.21 एंगस्ट्रॉम आती है। तो जैसा कि हमने कहा भी कि यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है और जो दूसरा यहाँ पर अगर बॉन्ड एनर्जी की हम बात करते हैं तो ये 118.1 किलो कैलोरी प्रति मोल आता है। दूसरी चीज़ हम ये बहुत इजीली इसके विन्यास के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा था पूर्व में भी कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो अरेंजमेंट हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी अगर उपस्थित होंगे तो नेचुरली ये जो है वो हम ये कहेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर है। और इसको हमने जैसा कि पहले भी कहा था कि हमने इसको MOT के आधार पर ये गुण जो है बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, जो VBT के ड्रॉबैक्स में भी आया था। और अगर अब हम O2 पॉजिटिव की बात करें, O2 पॉजिटिव यानी कि ये जो O2 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटी बॉन्डिंग है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो 8 तो इसमें बॉन्डिंग में थे ही, अब एंटी बॉन्डिंग में से एक हम कर देते हैं क्योंकि एक एनर्जी जो हायर एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग की है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उसी में एक इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होगा। तो इस प्रकार से इसका जो बंध क्रम है यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 2.5। अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो बढ़ गई। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ये 2 थी, अब ये हो गई है 2.5। और इसी प्रकार इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन मतलब O2 पॉजिटिव जो है वो O2 की तुलना में अधिक स्थायी है, इट इज़ मोर स्टेबल देन O2 मॉलिक्यूल। और अगर इसकी हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो ये आती है 153.69 किलो कैलोरी पर मोल।
ऑक्सीजन के अंदर हमने O2 के अंदर कितनी बताई थी, 118.1 किलो कैलोरी पर मोल, जो O2 पॉजिटिव के अंदर बढ़कर बॉन्ड एनर्जी का मान हो गया 153.69 किलो कैलोरी पर मोल। और इसके बेसिस पर भी हम ये कह सकते हैं, वैल्यू के बेसिस पर, कि इसका जो स्थायित्व है, जो इसकी स्टेबिलिटी है, वो अब बढ़ गई है। इसी प्रकार हम O2 नेगेटिव की अगर आप बात करते हैं तो O2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो 2 तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग में है ही है, और एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इस प्रकार से इसका जो एंटी बॉन्डिंग का जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है 8 - 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 1.5 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका मान कम हो चुका है, और बॉन्ड ऑर्डर का मान कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपैरेटिवली कम स्टेबल है। अब अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर तो 2 से भी ये कम आ रहा है, दैट इज़ 1.5 ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि O2 नेगेटिव का जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है, वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर जो बॉन्ड जो हमने एनर्जी देखी वो बताई हमने कि 118.1 किलो कैलोरी पर मोल है। लेकिन अगर हम O2 नेगेटिव की निकालते हैं तो वो एनर्जी जो है वो बहुत ही कम आती है, दैट इज़ 94.41 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो गई तो इसका जो स्थायित्व है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, वो भी ऑक्सीजन की O2 की तुलना में कम हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो O2 नेगेटिव सबसे अधिक स्टेबल हुआ, उसके बाद में ऑक्सीजन, और उसके बाद में O2 सबसे अधिक स्टेबल हुआ O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, फिर उसके बाद में O2 हुआ, और फिर उसके बाद में O2 नेगेटिव हुआ। इसी प्रकार हम O2 नेगेटिव भी देख सकते हैं। तो O2 नेगेटिव भी देखें, मतलब कि हमने O2 नेगेटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ दिया, तो अब क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर और बढ़ जाएगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा 2/2, यानी कि वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर एक ही रह जाएगा, तो इसका स्थायित्व जो है वो और भी कम हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो स्टेबल हुआ वो हुआ O2 पॉजिटिव, उसके बाद में आएगा O2, उसके बाद में आएगा O2 नेगेटिव, और सबसे लास्ट में जो लीस्ट स्टेबल है, हम कह सकते हैं कि O2 नेगेटिव आएगा। और इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है उसका मान तो बहुत ही कम रह जाता है, दैट इज़ 30.12 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंट जो ऑक्सीजन के आयन्स हैं, मॉलिक्यूल के आयन, कि उसमें हम पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन लगाकर भी हम उनका एक्सप्लेनेशन ईजीली दे सकते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।